हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने विद्युत धारिता पढ़ रहे थे। विद्युत धारिता में आज अपने पढ़ेंगे संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं और वैसे भी इसमें से छोटा क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। तो है क्या चीज़? संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और अपने को इसका क्या करना है? सूत्र स्थापित करना है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या चीज अपने पास? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जब अपने क्या करते हैं, संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेश को संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विस्थापित करना पड़ता है और इस आवेश के विस्थापन में कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संधारित्र को आवेशित करने के लिए आवेश को संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विस्थापित करना पड़ता है। आवेश को क्या करना पड़ता है? एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विस्थापित करना पड़ता है। इस आवेश विस्थापन में किया गया कार्य संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी ये जो कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही संधारित्र की क्या होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। एक चीज अपने पहले भी बात की थी कि आवेश जो है वो एकदम से नहीं दिया जाता। आवेश हमेशा किस में? पैकेट्स में, यानी बंडलों के रूप में दिया जाता है। पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, इस तरह से आवेश दिया जाता है। तो अपने मान लेते हैं, माना किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q है तथा संधारित्र की धारिता जो है वो C है। संधारित्र की धारिता कितनी है? C है। तो प्लेटों के मध्य विवांतर होगा। मान लेते हैं किसी क्षण प्लेटों पर आवेश कितना है? Q है। एक पे प्लस Q होगा और दूसरे पे माइनस Q होगा और धारिता अपने पास कितनी है? C है। तो प्लेटों के मध्य विवांतर का मान क्या होगा? विवांतर आ जाएगा अपने पास V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये अपने पास क्या आ गया? विवांतर आ गया। अब अपने क्या करते हैं, उसको और आवेश देते हैं। और कितना? थोड़ा थोड़ा आवेश देते हैं। तो अपने क्या करते हैं, यदि संधारित्र को dQ आवेश और दिया जाए तो किया गया कार्य होगा। अपने पहले कितना दिया था? किसी क्षण Q आवेश था। अब अपने dQ आवेश दे रहे हैं, थोड़ा सा आवेश और दे रहे हैं। तो ये आवेश देने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और कार्य का अपन जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है विभवांतर
इंटू आवेश, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। W इज इक्वल टू अपने पास होता है वी क्यू। ये अगर अपने फॉर्मूला काम में लेंगे तो अपने पास आ जाएगा, थोड़ा सा आवेश दिया है तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, dW। dW इज इक्वल टू विभवांतर अपने पास V डैश, आवेश अपने दिया है कितना, dQ। समीकरण 1 से इसमें मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, जब 1 से मान रखेंगे बच्चे तो अपने पास आ जाएगा dW इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा Q/C इंटू dQ। ये समीकरण नंबर आ गई 2। अपने क्या किया, जब संधारित्र पे शुरुआत की तो उस पे आवेश था 0, और जब वो पूरी तरह से आवेशित हो गया तो मान लेते हैं उस पे आवेश क्या था, कैपिटल Q। यदि संधारित्र को 0 से Q आवेश दिया जाए, तो कुल कार्य होगा 0 से लेकर अगर अपने Q आवेश दें तो कुल कितना कार्य हो जाएगा। अपने समीकरण 2 का इन सीमाओं के मध्य क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो अपने पास कुल कार्य आ जाएगा W इज इक्वल टू, जब समाकलन करेंगे dW का तो W हो जाएगा, W इज इक्वल टू समाकलन अपने पास आ जाएगा 0 से Q/C इंटू dQ। C नियतांक है, ये बाहर आ जाएगा समाकलन से, ये अपने पास आ जाएगा 1/C समाकलन 0 से Q dQ। ये अपने पास आ जाएगा 1/C, यह आ जाएगा Q²/2, इसका समाकलन हो जाएगा Q dQ का, लिमिट 0 से Q। ये अपने पास आ गया Q²/2C। कार्य का ये जो मान है वो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा अपने पास आ जाएगी U इज इक्वल टू Q²/2C। एक फॉर्मूला तो बेटे अपने पास ये आ गया, किसका, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का। अपने जानते हैं कि Q इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। ये मान जो है वो इसमें रख दें तो समीकरण 4 से अपने पास U इज इक्वल टू आ जाएगा C²V²/2C, तो ये आ जाएगा हाफ CV²। ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अगर अपने क्या करें, C की वैल्यू रख दें इसमें तो अपने पास C इज इक्वल टू आ जाएगा Q/V। C इज इक्वल टू अपने पास क्या है, Q/V। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में ये मान रख दें तो अपने पास आ जाएगा U इज इक्वल टू Q²/2 इंटू Q/V। V ऊपर चला जाएगा, Q से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, U इज इक्वल टू अपने पास आ गया हाफ QV। एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया, समीकरण नंबर 6। तो ये तीनों ही फॉर्मूले जो हैं, यानी समीकरण 4, 5 और 6, ये संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं, जिसमें सारे एक जैसे हैं क्योंकि एक से दूसरा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो काम में आता है, ज़्यादातर जो काम में आता है वो ये फॉर्मूला है अपने पास, U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो ये अपने पास आ गई संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आता है अपने पास ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व क्या है, एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है ऊर्जा घनत्व की, एकांक आयतन की जो ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब ऊर्जा घनत्व बराबर आ जाएगा ऊर्जा अपॉन आयतन।
ऊर्जा अपूर्ण आयतन, ऊर्जा घनत्व बराबर आ जाएगा ऊर्जा अपूर्ण आयतन। तो अपने पास ऊर्जा जो है, ऊर्जा घनत्व जो है, ऊर्जा घनत्व को अपने किससे लिखेंगे बच्चे? स्मॉल यू से लिखेंगे। ऊर्जा को अपने कैपिटल यू से लिखेंगे। आयतन V मैं इसके साथ लिख देता हूं आयतन, ये आयतन को व्यक्त कर रहा है। अपने को क्या करना है? इस ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो अपने मान लेते हैं, अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना समांतर प्लेट संधारित्र की, प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी d है, तथा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E है। तब अपने पास क्या होगा? एक तो अपने पहले U का मान रख लेते हैं। इसमें U का मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर अपोन अपने पास आ गया V आयतन। आयतन मैंने इसलिए लिखा है ताकि इस विवांतर और आयतन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो अपने को। अब अपने को क्या करना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन 0 बटा D, A एप्सिलॉन 0 बटा D। आयतन अपने पास क्या आ जाएगा? आयतन V आयतन, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का A, प्लेटों के बीच में दूरी कितनी है? D। तो अपने पास आयतन आ जाएगा A इंटू D। विवांतर, विवांतर V इज इक्वल टू अपने पास होता है ED, V इज इक्वल टू ED। ये तीनों मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं। जब ये तीनों मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तब अपने पास ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, C की जगह आ गया A एप्सिलॉन 0 बटा D, V की जगह लिखेंगे ED, तो ये आ जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर अपोन अपने पास है आयतन, आयतन है अपने पास A इंटू D। देखिए बच्चे, A से A कट जाएगा, D इससे गुणा होगा D स्क्वायर हो जाएगा, इस D स्क्वायर से ये D स्क्वायर कट जाएगा। अपने पास आ गया U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, U इज इक्वल टू अपने पास आ गया हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया? संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व आ गया, यानी ये एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हो गई। एक बार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से आया था, और एक बार इस फॉर्मूले पे हाफ CV स्क्वायर पे भी न्यूमेरिकल आया हुआ है 2 नंबर का। तो 1 नंबर वाला किस तरह से क्वेश्चन आया वो देखिए। संधारित्र की, ये क्वेश्चन आया हुआ है, संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, ये जो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है, इसमें एप्सिलॉन 0 तो नियतांक है, तो ऊर्जा किस पे डिपेंड कर रही है? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो अपना आंसर भी यही होगा कि संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में संचित होती है। यानी 1 नंबर का जो क्वेश्चन था, तो अपना आंसर होगा संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में संचित होती है। तो किस रूप में संचित हुई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, ये इसका आंसर है। और एक बार अपने पास स्थितिज ऊर्जा के लिए U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, उसमें धारिता दी हुई है, विवांतर दिया हुआ था। सीधा इस फॉर्मूले में मान रखकर
अपने को क्या करने थे, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी थी। तो इस तरह से, और वैसे भी ये जो फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ CV², ये अपने बार बार काम में लेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से शायद समझ में आ गया होगा आपके। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर दिया जाएगा। अब आता है अपने पास श्रेणी संयोजन में अपने पास ऊर्जा क्या होगी, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में ऊर्जा। देखिए अपने 3 फॉर्मूले निकाल लिए, किसके, स्थितिज ऊर्जा के। कौन कौन से फॉर्मूले आगे बच्चे अपने पास, एक तो अपने पास आ गया था U इज इक्वल टू Q²/2C, एक अपने पास U इज इक्वल टू आ गया हाफ CV², और एक अपने पास आ गया था क्या, हाफ QV। तीनों एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी 3 रूप हैं, एक रूप से दूसरा रूप अपने प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है अपने पास श्रेणी संयोजन में स्थितिज ऊर्जा, इसी का पार्ट है ये। श्रेणी संयोजन में स्थितिज ऊर्जा, श्रेणी संयोजन में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, श्रेणी संयोजन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। श्रेणी क्रम में आपको पता है बेटे क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, यानी सभी प्लेटों पर क्या चीज़ समान होता है, आवेश समान होता है। तो श्रेणी संयोजन में अपने पास कुल ऊर्जा U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q²/2CS। अपने ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अपने जानते हैं श्रेणी संयोजन के लिए 1/CS इज इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सोन प्लस 1/CN। ये 1/CS की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, U इज इक्वल टू Q²/2 इंटू अपने पास आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सोन प्लस 1/CN। ये अपने पास आ गया बच्चे Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ गया Q²/2CN। यानी U इज इक्वल टू अपने पास आ गया U1 प्लस U2 प्लस एंड सोन प्लस UN। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी संयोजन में जो कुल ऊर्जा है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। यानी श्रेणी संयोजन में कुल ऊर्जा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, श्रेणी संयोजन के कुल ऊर्जा जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। अब अपने करते हैं समांतर संयोजन के लिए, ये था श्रेणी संयोजन के लिए। अब अपने करेंगे किसके लिए, समांतर संयोजन के लिए। समांतर संयोजन में अपने पास ऊर्जा कितनी होगी। देखिए बेटा अपने पास समांतर संयोजन में क्या चीज़ कांस्टेंट है, श्रेणी संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों पे आवेश समान होता है और समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है। तो अपने फॉर्मूला काम में लेंगे U इज इक्वल टू हाफ CpV², हाफ CpV²। Cp अपने पास क्या होती है, समांतर संयोजन की तुल्य धारिता होती है। तब अपने पास आ जाएगा बेटे Cp इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास क्या आ जाएगा Cn। तब U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ Cp की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस एंड सोन Cn इंटू V²। तो U इज इक्वल टू अपने पास आ गया हाफ C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस हाफ CnV का स्क्वायर। तब U इज इक्वल टू अपने पास आ गया U1 प्लस U2 प्लस एंड सोन प्लस UN। अब देखो बेटे समांतर संयोजन में जो तुल्य ऊर्जा है, कुल ऊर्जा जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। समांतर संयोजन में
समांतर संयोजन में कुल ऊर्जा समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती हैं। तो ये अपने पास था संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, ये अपने पास फॉर्मूले आ गए थे। ऊर्जा घनत्व अपने ज्ञात किया था बेटा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। आपको बताया इस पे भी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर का। और अपने पास श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन के लिए दोनों के लिए ही कुल ऊर्जा जो होगी वो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन अपने को अच्छी तरह से करना है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, देखो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्या है बेटे, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर दो आवेशित चालक है, उनको जोड़ने पर अपने को क्या करना है बेटा, 1 नंबर उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। नंबर 2, जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तीसरा है बेटे अपने पास विभवों में परिवर्तनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और चौथा है बेटा जोड़ने के पश्चात ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। अब इसके लिए अपने क्या करते हैं, अपने 2 चालक लेते हैं, गोलीय चालक लेते हैं अपने। एक चालक अपने पास A है और एक चालक अपने पास क्या है, B है। 2 गोलीय चालक लेते हैं अपने। एक गोलीय चालक अपने पास A, ठीक है, ये A है, इसे एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। दूसरा गोलीय चालक अपने पास है B, इसको भी एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ठीक है। इस चालक को अपने प्लस Q1 आवेश देते हैं, तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस पे आवेश है Q1, इसको प्लस Q2 आवेश देते हैं, तो इस पर आवेश जो है वो हो गया Q2। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2, इसका विभव है V1 और इसका है V2। ये जोड़ने से पहले की बात हो गई। ठीक है। अपने क्या करते हैं, A तथा B 2 गोलीय चालक लेते हैं, इन्हें कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। इन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2, इनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 और इन पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। तो जोड़ने से पूर्व प्रथम चालक पर आवेश प्रथम चालक पर आवेश आ जाएगा Q1 = C1V1। प्रथम चालक पर आवेश अपने पास आ गया Q1 = C1V1। दूसरे चालक पर आवेश Q2 = आ जाएगा C2V2। कुल आवेश बेटे, कुल आवेश Q = आ जाएगा Q1 + Q2। इसमें Q1 और Q2 के मान रख दें तो Q = आ जाएगा C1V1 + C2V2, समीकरण नंबर 1। ये जोड़ने से पहले की बात है बेटे।
अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों चालकों को एक नगण्य धारिता के तार से जोड़ देते हैं। कैसे बेटा, इस तरह से, ये अपने पास ए चालक, ये अपने पास है बी चालक, ये ए ये बी, इनको एक नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया। जब दो आवेशी चालकों को अपने जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह होगा बेटा, लेकिन किस से किस की ओर होगा, ये डिपेंड करता है विभव पर। क्योंकि धनावेश है तो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, तब तक प्रवाह होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, और इसी समान विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। समझ आया? अपने क्या करते हैं, इन दोनों चालकों को एक नगण्य धारिता के तार से जोड़ देते हैं। दोनों चालकों को नगण्य धारिता के तार से जोड़ते हैं। अपने मान लेते हैं, माना V1 इज ग्रेटर देन V2 है, V1 इज ग्रेटर देन V2 है, जोड़ते हैं। माना V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो आवेश A से B की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो जोड़ने के पश्चात क्या होगा, जोड़ने के पश्चात इस पर जो आवेश है, जोड़ने के पश्चात इस पर आवेश हो जाएगा Q1 डैश, इस पर आवेश अपने पास हो जाएगा कितना, Q2 डैश। इसका विभव V हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, V, क्योंकि विभव क्या हो जाएगा, समान, तब तक आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। धारिता न तो आवेश पर निर्भर करती है और न ही विभव पर निर्भर करती है। तो धारिता अब भी C1 रहेगी, इसकी C2 रहेगी। जितनी पहले थी धारिता उतनी अब रहेगी, क्योंकि अपने चालक नहीं बदले। ये किस पर निर्भर करती है, चालक के आकार पर निर्भर करती है। तो जोड़ने के पश्चात अपने पास क्या हो गया, जोड़ने के पश्चात प्रथम चालक पर आवेश आ जाएगा बेटा Q1 डैश इज इक्वल टू C1V। दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C2V। इसको समीकरण नंबर 2, इसको 3 नंबर दे देते हैं। कुल आवेश Q डैश इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। 1, 2 नंबर और 3 नंबर से मान रख दें तो Q डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V, समीकरण नंबर आ जाएगा 4। मैंने V कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ये जोड़ने के बाद क्या आ गया, कुल आवेश आ गया। अपने को पता है बेटा, अपने न तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं और न ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को एक चालक से दूसरे चालक पर अपने क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से जोड़ने से पूर्व कुल आवेश और जोड़ने के पश्चात कुल आवेश जो है वो उतना ही रहना चाहिए। तो इससे अपने पास उभयनिष्ठ विभव का मान आ जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव, अब अपने पास पहला जो पॉइंट है उसका मान ज्ञात करते हैं अपने उभयनिष्ठ विभव। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण का सिद्धांत अपने को कहता है Q1 डैश इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q डैश। Q इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, Q डैश। समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर, 1 व 4 से
मान रखने पर 1 और 4 से बेटा इसमें मान रख देते हैं। ये अपने पास आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। अपने को क्या चाहिए? उभयनिष्ठ विभव, मतलब V का मान चाहिए। तो V ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आ गया। ये अपने पास है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, समीकरण नंबर आ गया 5। इसको शब्दों में लिखें तो बेटा कई बार ये भी काम में आता है। उभयनिष्ठ विभव बराबर ये कुल आवेश है, ऊपर वाला कुल आवेश, और नीचे अपने पास क्या है? कुल धारिता। तो कई बार इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो अपने को इसको शब्दों में भी ध्यान रखना है कि कुल आवेश बट्टा क्या आएगा? कुल धारिता। अब आता है दूसरा है जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात। जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात। अभी अपने पास समीकरण नंबर जो थी समीकरण 3 और 4, जोड़ने के पश्चात पहला जो चालक है उस पर आवेश था C1V, ये समीकरण नंबर थे अपने पास 3, और दूसरे चालक पर आवेश था C2V, समीकरण नंबर 4। तो दूसरा का आंसर अपने पास जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात, आवेशों का अनुपात। तो क्या करेंगे बेटे? समीकरण 3 में 4 का भाग दे देते हैं। समीकरण 3 भाग 4, 3 में जब 4 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V। V से V कैंसिल हो जाएगा, C1 बट्टा C2 आ जाएगा। तो जोड़ने के पश्चात आवेशों का जो अनुपात है, जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। जब अपने दो आवेशित चालकों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात आवेशों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आता है अपने पास जोड़ने के पश्चात विभवों में परिवर्तनों का अनुपात। पहले अपने विभवों में परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड, प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन। प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन आ जाएगा डेल्टा V1। पहले उसका विभव था V1, अब उसका विभव हो गया V, तो V1 माइनस V। V1 क्योंकि बड़ा था, V निश्चित रूप से उससे क्या होगा? छोटा, क्योंकि अपने लेके चले हैं, अपने ये मान के चले हैं कि V1 इज ग्रेटर देन क्या है? V2 है। तब अपने पास क्या आ जाएगा? समीकरण 5 से मान रख देते हैं। समीकरण 5 से मान रखने पर 5 से जब मान रखेंगे तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका लघुत्तम अपने पास आ गया C1 प्लस C2, तो यह आ जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2। ये कैंसिल हो गया बेटा, इन दोनों में से C2 कॉमन आ गया, यह आ गया C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये डेल्टा V1 का मान आ गया। समीकरण नंबर 6। अब दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन। दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन। दूसरे चालक के विभव में कितना परिवर्तन हो जाएगा? डेल्टा V2। अब देखो इसका विभव कम था, निश्चित रूप से इसने आवेश ग्रहण किया तो विभव बढ़ गया तो V माइनस क्या होगा बेटा? V2। V माइनस V2, यह आ जाएगा डेल्टा V2 इज इक्वल टू V1 का मान। फिर समीकरण 5 से मान रख देंगे। 5 से मान रखने पर यह आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। यह आ जाएगा डेल्टा V2 इज इक्वल टू C1V1
प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें C2V2 से C2V2 कट जाएगा। डेल्टा V2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या, C1 कॉमन V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण नंबर आ गई 7। अपने को क्या करना है बेटा, विभवों में परिवर्तनों का अनुपात ज्ञात करना है। विभवों में परिवर्तनों, ये परिवर्तन ज्ञात कर लिए, अब अपने इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात ज्ञात करेंगे तो अपने क्या करेंगे बेटे, समीकरण 6 में 7 का भाग देंगे। समीकरण 6 भाग 7, 6 में 7 का भाग देंगे तो डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2। देखिए ये राशि देखो, ये वाली और ये वाली राशि एक जैसी कट जाएगी, अपने पास आ जाएगा C2 बटा C1। तो जोड़ने के पश्चात विभवों में परिवर्तनों का जो अनुपात है, विभवों में परिवर्तनों का अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है। धारिताओं में जो अनुपात है उसका व्युत्क्रम उसके क्या होगा, बराबर होगा। ये था अपने पास थर्ड पार्ट। चौथा पार्ट है अपने पास ऊर्जा हानि की गणना। अब जब अपने दो आवेशी चालकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ऊर्जा में क्या होता है, हानि होती है, लाभ होता है या कुछ नहीं होता, वो अपने को ज्ञात करना है। तो जोड़ने से पूर्व प्रथम चालक की ऊर्जा आ जाएगी U1 इज इक्वल टू हाफ C1V1 का स्क्वायर। दूसरे चालक की ऊर्जा आ जाएगी हाफ C2V2 का स्क्वायर। जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा U इज इक्वल टू आ जाएगा U1 प्लस U2। ये आ जाएगी बेटा अपने पास हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। ये जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा अपने पास आ गई। जोड़ने के पश्चात प्रथम चालक की ऊर्जा U1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ C1V का स्क्वायर, U2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ C2V का स्क्वायर। कुल ऊर्जा आ जाएगी U डैश इज इक्वल टू, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा बेटा C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। V का मान समीकरण 5 से रखेंगे इसमें, तो U डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर करना है बेटा। V का स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर अपने पास आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपूर्ण अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इस C1 प्लस C2 से इसका होल स्क्वायर कट जाएगा, यानी U डैश इज इक्वल टू अपने पास आ गया हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपोन अपने पास आ गया C1 प्लस C2। ये जोड़ने के बाद ऊर्जा आ गई। अब अपने U माइनस U डैश ज्ञात करेंगे, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो अपने ज्ञात करेंगे U माइनस U डैश, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा U माइनस U डैश। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर ये राशि पॉजिटिव आ गई तो ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी। अगर ये राशि नेगेटिव आ गई तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर ये राशि 0 आ गई तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने देखते हैं क्या आता है ये डेल्टा U इज इक्वल टू, समीकरण 8 और 9 से मान रख देते हैं। ये अपने पास आ जाएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस ये अपने पास आ जाएगा हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपोन C1 प्लस C2। आप तो बेटे कॉमन ले लेते हैं और इसका लघुत्तम ले लेते हैं एक साथ, क्या C1 प्लस C2। ये अपने पास आ जाएगा बेटा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2
V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये अपने पास आ गया। देखिए C1 V1 स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसी तरह से ये कैंसिल हो गया, ऊपर कॉमन आ रहा है बेटा C1 C2, तो अपने पास क्या आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, बचेगा अपने पास V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये अपने पास आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये डेल्टा U का मान आ गया। अब अपने को इस सूत्र से देखना है बेटा, इस सूत्र से अपने को क्या पता लग रहा है, जो अपने पास राइट हैंड साइड आई है उस राइट हैंड साइड में C1 C2 है, C1 C2 दारिता है, दारिता कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसका मतलब ये राशि हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है और किसी भी राशि का होल स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। और अपने बात की थी अगर पॉजिटिव आती है तो अपने पास ऊर्जा की क्या होती है हानि होती है। तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है, हानि होती है, लेकिन कब, जब वो अलग अलग विभव पर हो, जब वो क्या हो अलग अलग विभव पर हो, तो निश्चित रूप से उनको जोड़ने पर ऊर्जा की क्या होगी हानि। यहां से बोर्ड में एक बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि यह ऊर्जा हानि किस रूप में होती है, ऊर्जा हानि किस रूप में। अपने दो आवेशित जो चालक थे उनको एक तार से जोड़ा था, इनको किससे जोड़ा था एक तार से जोड़ा, इस तार से क्या हुआ आवेश का प्रवाह हुआ, तो आवेश का प्रवाह जब तार से हुआ तो इसमें तार में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। तो अपने पास इसका आंसर क्या होगा कि ऊर्जा हानि किस रूप में होती है, दोनों चालकों को जोड़ने वाले तार में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, समझ आ गया बेटे। तो ये था अपने पास ये क्वेश्चन। अब आता है यदि V1 बराबर V2 यानी दोनों ही आवेशित चालक जो है वो समान विभव पर हों, तो अपने पास डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है 0। क्यों होता है बेटा 0? क्योंकि जब दोनों चालक समान विभव पर हैं तो उनको जोड़ने से आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा, और जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी। तो ये था अपने पास दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर इन चारों राशियों का मान अपने को ज्ञात करना था। वीडियो को बेटा अच्छी तरह से देखना, इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।